हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपनी बुक का फ्लेमिंगो की पोइम नंबर 1 कौन सी है, माई मदर एट 66 है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पोइम का जो सारांश है वो बढ़िया आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। उसके बाद में इस पोएम की जो व्याख्याएं हैं वो कंप्लीट व्याख्याएं भी हम आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। व्याख्याओं के बाद में इस पोएम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यानी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करने वाले यानी उनके आंसर्स भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखना ताकि आपकी एनुअल एग्जाम में आप अपने पास किसी भी प्रश्न में गलती ना कर सको। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपनी आज की एक क्लास। और आज की इस क्लास में मैंने बता दिया है कौन सी पोएम पढ़ने वाले हैं, माई मदर एट 66 यानी मेरी मम्मी 66 साल की उम्र में। ये वो कविता है जिसमें माँ बेटी का प्रेम दिखाया जाता है। एक बेटी का एक अपनी माँ के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वो कवयित्री इस कविता के माध्यम से जाहिर करती है। कौन है कवयित्री अपनी? तो कवयित्री की बात करें तो कमला दास है भाई, कमला दास है। वो क्या करती हैं, चलिए पहले इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन छोटी सी बात कर लेते हैं। तो माई मदर एट 66 का मतलब होता है मेरी मम्मी 66 साल की उम्र में। अब ऐसा क्या है भाई, तो एक छोटी सी बात है, पहले जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अबाउट द पोइट यानी कवयित्री के बारे में, अपन पोइटिस भी कह सकते हैं, यहाँ पे पोइट भी आपके लिए कोई गलत नहीं है क्योंकि व्याख्या में मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें कवयित्री कौन है, कमला दास। जीवन काल कितना रहा है, 1934 टू 2009 रहा है इनका जीवन काल। और क्या है, वाज बोर्न इन मालाबार, इनका जन्म मालाबार केरला में हुआ है भाई। किनका जन्म है, कमला दास का जन्म कहाँ पे हुआ है, मालाबार केरला में हुआ है। सी इज रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है पहचाना, पहचानना है ना, इनको पहचाना जाता है भाई, पहचानना, इनको पहचानना मतलब इनको जाना जाता है, इसका मतलब होता है एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट यानी फेमस, प्रसिद्ध जिसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, फॉरमोस्ट का मतलब प्रसिद्ध पोइट्स। इनको भारत के जो अपने पास प्रसिद्ध कवि हैं उनमें से एक माना जाता है, इसका मतलब बढ़िया कवियत्री रही है अपने जीवन में। हाँ, हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। हाँ, एक और बता देते हैं, उनका जो काम है ना, इनका जो काम मतलब इनकी जो कविताएं हैं, इनके जो और अन्य लेखन कार्य हैं वो वास्तविकता के लिए, ओरिजिनलिटी का मतलब क्या होता है, वास्तविकता होता है। तो वास्तविकता के लिए भाई उनको जाना जाता है, रियलिटी के लिए जाना जाता है। वर्सलिटी यानी विविधता के लिए जाना जाता है भाई, ये क्या होता है, विविधता होता है, तो विविधता के लिए भी जाना जाता है। एंड द इंजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी का जो सजातीय स्वाद होता है, इसका मतलब जहाँ पे जैसी मिट्टी गांव की है तो गांव का सा रस दिखाई देता है, वो इंजीनियस होता है। मतलब जहाँ पे अपने निवास स्थान रहता है ना, वो होता है इंजीनियस ऑफ द सॉइल, मिट्टी का, यानी जहाँ पे वो पैदा हुई है उनके गांव का जो अपने पास स्वाद है, स्वाद का मतलब ऐसे नहीं खाने वाला, वहाँ का जो रहन सहन है वो इनकी कविताओं में दिखाई देता है, इनके कार्यों में दिखाई देता है भाई। अच्छा, इसके बाद क्या है, कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। हाँ, कमला दास ने पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित करना, मैनी नॉवेल्स, कई नॉवेल्स जो उपन्यास है उन्होंने प्रकाशित भी किए हैं, एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम, और इन्होंने अपने पास कई नोवेल और कई कहानियां जो है ना, छोटी कहानियां, वो इंग्लिश में प्रकाशित करी है भाई, ये ध्यान में रखना। और मलयालम भाषा में इन्होंने अपने पास मलयालम भाषा में भी प्रकाशित किया, अंडर द नेम ऑफ माधव कुट्टी, या इन्होंने अपने नाम माधव कुट्टी जो है वो रखा हुआ था, पेन नेम रखा हुआ था। अब ये पेन नेम के बारे में भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। ये जब अपने पास किस जमाने की है, 1934 की बात है, जब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो फिर कविताएं कैसे लिख सकती थी, तो जैसे बड़ी हुई तो इन्होंने अपना पेन नेम रखा था माधव कुट्टी, और इस नाम से इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, अपनी कहानियां हैं वो लिखना शुरू करी। ये इनका वास्तविक नाम नहीं था, ये इन्होंने किस कारण से रखा था वो मैंने बता दिया। उस जमाने में महिलाओं को इतना अपने पास एजुकेशन की छूट नहीं थी,
तो छूट नहीं थी तो फिर वो कविताएं कैसे लिखेंगी। ये इस तरीके की एक कहानी सी है इनके बारे में जो चलती है भाई। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, एडिशन का मतलब होता है वैसे जोड़ते हुए, तो इसके अतिरिक्त टू 5 बुक्स ऑफ द पोइट्री, उन्होंने 5 किताबें भी लिखी हैं भाई कविताओं पे 5 किताब लिखी है इन्होंने, वॉल्यूम। शी इज ए सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship in the lyrical idiom my mother at 66 is an example। और इसने क्या किया भाई, एक सेंसिटिव, एक भावनात्मक लेखक है भाई। तो इन्होंने जो मानवीय प्रेम है उनको अपने कविताओं के द्वारा जाहिर किया है, और उनमें से अपने पास एक है माई मदर एट 66, जिसमें वो अपनी माँ के प्रति जो भावनाएं हैं इनको दिखाती है कि वो अपनी माँ के बारे में कितना चिंतित है, अपनी माँ से कितना प्रेम करती है, और उनके खोने का डर भी उसको कितना लगता है। वो सारी बातें अपन इस कविता में करने वाले हैं। तो ये कवि का परिचय आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना जरूरी है, कवि का परिचय पूछ सकता है भाई। अब देखो बात करते हैं क्या है ये, यहाँ से जो पोइट्री शुरू होती है, तो पोइट्री का मैं थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ कि क्या है पोइट्री में। कवयित्री अपनी माँ के घर गई हुई थी, तो वो जब वापस आ रही थी, जब अपने पास अपने मायके से वापस जा रही थी कवयित्री, तो कार में थी वो, और कार में उसकी माँ जो थी वो उसको छोड़ने जा रही थी। अब अपनी माँ को जो, जब अपने कार में पीछे पीछे बैठे बैठे वो अपनी माँ का चेहरा देखती है, तो वो चेहरा उसे धुंधला सा दिखाई देता है, वो चेहरा उसे फीका सा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसे अपने पास चंद्रमा होता है, बिल्कुल जैसे मृत शरीर का जो चेहरा होता है वैसा उसे दिखाई देता है। तब उसको एहसास होता है कि मेरी माँ जो है वो अब ज़्यादा समय नहीं रहने वाली है। फिर वो क्या करती है, अपना ध्यान उस, भाई जब अपन क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो अपन अपने ध्यान को भटकाने के लिए कुछ खास चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं। तो कवयित्री जो कार की खिड़की उसके बाहर देखना शुरू करती है, जहाँ पे अपने पास पेड़ है वो भागते हुए दिखाई देते हैं, बच्चे हैं वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। ये बात क्या दर्शाती है, ये आगे बात करने वाला हूँ मैं। उसके बाद में जब वो एयरपोर्ट पे जाती है तो अपनी माँ को अंतिम जो गुड बाय कहती है, हंसते 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 गुड बाय कह देती है। बस ये एक ऐसी कविता बताई गई है। अब देखो अपने पास इस कविता की जो लय है वो तो है नहीं, अपने पास कोई राइमिंग तो है नहीं, तो मैं देखो पढ़ता हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड दैट रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। बस पहले ये पढ़ लेते हैं। अपनी कवित्री क्या कह रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी अपनी मम्मी के, अपने माता पिता के, यानी पेरेंट्स का मतलब माता पिता के घर से जब मैं कोचिन जा रही थी, कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार को, कोचिन एयरपोर्ट की बात करी रही है, कहाँ, ये एयरपोर्ट की बात करिए, कोचिन। तो मैं जब अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, घर से जा रही थी भाई, मम्मी को अलविदा, यानी अपने मम्मी के मायके गई हुई थी, तो वापस भी तो जाना होता है, लड़की के तो 2 घर होते हैं। तो फिर यहाँ पे मॉर्निंग आई सा माई मदर, तो फिर मैंने देखा अपनी मम्मी को देखा, कहाँ, बिसाइड में, बिसाइड का मतलब मेरी तरफ, मेरे बगल में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और यहाँ मेरे डोज, डोज का मतलब होता है ओपन माउथ, जैसे उबासी लेना होता है ना, डोजिंग, डोजिंग का मतलब होता है उबासी लेना, आदि निंद्रा, आदि जाग, जो अपनी चेतन अवस्था होती है उसको कहते हैं डोज। ओपन माउथेड, ओपन माउथेड का मतलब खुला मुंह है, वृद्ध व्यक्ति होता है तो जब अपने पास सोता है तो डोजिंग करता है, नींद लेता है, तो उसका मुंह खुला रहता है ना, ध्यान से देखना। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल राख की भांति, एसन का मतलब क्या होता है, राख होता है, क्या होता है भाई, राख होता है, उसकी भांति दिखाई दे रहा है, जो जली हुई लकड़ियाँ की राख होती है उसके जैसा दिखाई देता है, फीका दिखाई देता है, ऑफ कॉप्स, और बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है जैसे कि अपने मृत शरीर का दिखाई देता है। यानी जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका चेहरा कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल आप सभी जानते हो, बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, उसमें लालिमा दिखाई नहीं देती है, तो वैसे एंड रियलाइज्ड, और फिर मैंने महसूस किया भाई, रियलाइज्ड यानी मैंने महसूस किया, अनुभव किया मैंने, क्या, विथ पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, लेकिन यहाँ पे कष्टों से लिया गया भाई, यहाँ पे क्या लिया गया है, कष्टों से लिया गया, और फिर मैंने कष्ट महसूस, कष्ट से क्या है, रियलाइज किया, महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड शी लुक्ड, कि वो उतनी वृद्ध हो गई है जितनी वो दिखती है। इसका मतलब वो उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां पर लोग कहते हैं कि हाँ भी ये वृद्ध हो चुकी है, तो यही वो कहना चाहती है। तो पहला ज़्यादा टफ नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद क्या, बट सोन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड एट अगेन एट हर विथ
वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून मा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। बस कविता कंप्लीट। अब देखो इसमें क्या होती है, वो पहले स्टैंजा में तो अपने पास क्या, वो सारे दुखी भाव सोच रही थी कि मेरी मम्मी है वो वृद्ध हो गई है, उसका चेहरा भी कोई कह नहीं सकता, इस अवस्था में होता है तो कोई कह नहीं सकता कि मम्मी से दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं, दुख होता है, मन में आता है। देखो बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन फिर मैंने वो विचार, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले कि जो दुखी विचार होते हैं इनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, खुश भरी चीज़ें देखते हैं, यानी जो खुशी देती है उन चीज़ों को देखते हैं। तो इसने भी क्या किया, इस विचार को तो त्याग दिया, थॉट अवे का मतलब इस विचार को तो त्याग दिया, एंड लुक्ड आउट एट यंग, और मैंने बाहर देखा भाई, जवान छोटे, यहाँ पे यंग छोटे, ट्रीज स्प्रिंटिंग, मैंने बाहर देखा खिड़की से, छोटे पेड़ पौधे भाग रहे हैं भाई, अब जैसे कार आगे जा रही है तो पेड़ पौधे भागेंगे। द मेरी चिल्ड्रेन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मैंने देखा बच्चे हंसी खुशी से, मेरी का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पी जो चिल्ड्रेन होते हैं ना वो अपने पास बच्चे अपने घरों से, स्पिलिंग आउट का मतलब होता दौड़ के बाहर आ रहे थे, स्पिलिंग आउट मतलब दौड़ के बाहर आना, ऑफ देयर होम्स अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, लेकिन जैसे ही मैं ये अपने सारा ध्यान भटकाया, मैं अपनी एयरपोर्ट पे पहुंची और वहाँ पे जब मेरी सिक्योरिटी जांच हो गई, स्टैंडिंग ए फ्यू आवर्स, तो फिर मैं वहाँ पे अपनी मम्मी से कुछ गज की दूरी पे खड़ी थी। इसके बाद क्या है, एज आई लुक्ड अगेन एट हर, लेकिन जब मैंने फिर वापस देखा, वेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, फिर मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल धुंधला, वेन यानी धुंधला, पेल यानी पीला, एज ए लेट विंटर्स मून बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में जो अपने चंद्रमा है, सर्दियों के बाद का जो चंद्रमा होता है वो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही उसकी माँ का जो चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर मुझे वही पुराना जाना पहचाना, एक का मतलब भी यहाँ पे कष्टों से लिया गया है, यहाँ पे कष्ट से है, वो कष्ट महसूस हुआ भाई, कौन सा कष्ट महसूस हुआ, वही हुआ माई चाइल्डहुड फेयर, मेरे बचपन का डर। बचपन का डर क्या होता है, हर बच्चे को बचपन में ये डर लगा रहता है कि मैं अपनी मम्मी पापा को ना खो दूँ, ये सभी के मन में रहता है। इसके बाद में बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन फिर मैंने अपने मन में जो मेरी विचार चल रहे थे उनको मैंने अपने मन में रखा और मैंने अपनी मम्मी से कहा सी यू सून, सी यू सून का मतलब मैं जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और सारा कुछ मैं जो कर सकी थी वो केवल मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई, यानी मैंने अपने जो मन है उसमें अपने विचारों को तो त्याग दिया और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए अलविदा कह दिया। तो यहाँ पे आपकी ये जो कविता है कंप्लीट हो जाती है। अब देखो कविता के मैं आप लोगों को ये अपनी एक्सप्लेनेशन है ये करवाऊँ, इससे पहले आप लोगों को मैं छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि ये बात समझाना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ में आएगी कि अपने पास जो व्याख्या है वो कैसे की जाती है। तो पहले मैं व्याख्या समझा देता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को जो अपनी व्याख्या है वो करवा देते हैं कंप्लीट। अब देखो एक्सप्लेनेशन करने का एक आसान तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। तो एक्सप्लेनेशन के बारे में एक छोटी सी बात बता देते हैं। एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या, व्याख्या कैसे करनी है आप लोगों को, और व्याख्या तो आप लोगों की आएगी, तो व्याख्या कैसे की जाती है सर, तो इसके बारे में चलिए मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों के पास जो स्टंजा आया है ना, किसी भी आप ये मान के चलो पोइट्री कोई भी हो सकती है, तरीका यही रखना है जो मैं बता रहा हूँ। पोइट्री आपके पास 5 पोइट्री है, 5 पोइट्री में से किसी भी अपने पास पोएम का स्टंजा आ सकता है, लेकिन मैं सभी करवाऊंगा, चिंता मत करो। तो एक्सप्लेन जो अपनी व्याख्या एक्सप्लेनेशन करने का सबसे आसान तरीका, जो स्टंजा आप लोगों के पास दिया हुआ है ना, जो स्टंजा जो पद्यांश दिया हुआ है उसके शुरू के जो शब्द है ना, जैसे अपने पास यहाँ पे बिगनिंग के 2 शब्द कौन से हैं, तो अपने पास जैसे ड्राइविंग फ्रॉम माई, ये देखो अपने यहाँ पे देख ले ड्राइविंग फ्रॉम, तो मैं ये बिगनिंग के, अब आपके पास दूसरा स्टंजा आ गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्राइविंग और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम, तो ये मैंने 2 शब्द लिख दिए भाई। इससे क्या होगा, होगा कुछ नहीं, इससे पता चल जाएगा भाई हाँ ये इस स्टंजा की है, क्योंकि आपके अथवा में आएगा भाई, और आप डायरेक्ट अगर वैसे कर दोगे तो जो टीचर होता है उसे ये लिखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या पता चल जाएगा टीचर को भी हाँ इसने ऊपर वाला किया कि नीचे वाला, अथवा में कौन सा किया है। तो ड्राइविंग फ्रॉम, और इसके बाद में आप आगे के जो लास्ट के जो 2 शब्द हैं सी लुक्ड, ये 2 शब्द अपन लास्ट में लिख देते हैं सी, और इतनी जगह छोड़ देना कि आपके पास जो कॉपी है ना उसके लास्ट तक ले जाओ भाई, तो सी
और लुक्ड, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है। ये तो पहला काम आपको करना ही करना है अपनी एक्सप्लेनेशन में, दिमाग में बैठा लेना आप इसको। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको एक छोटा सा शब्द अपने जो क्या करना है, इसके नीचे अपन लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे रेफरेंस। क्या लिखेंगे भाई, रेफरेंस लिखेंगे। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संदर्भ। क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है संदर्भ। अब ये संदर्भ लिखने के बाद में आपको इससे नीचे वाली लाइन से आपको अपनी व्याख्या है वो शुरू करनी है। यहाँ से अपने पास संदर्भ में क्या लिखा जाता है, तो संदर्भ में मैं बता देता हूँ। संदर्भ में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संदर्भ में कविता का नाम जिससे वह स्टंजा लिया गया है, वह स्टंजा लिया गया है, वह कवि का नाम। ये आपको लिखना होता है किसमें, अपने पास रेफरेंस में। अब रेफरेंस में जैसे अपन क्या पढ़ रहे हैं, अब अपन पढ़ रहे हैं कमला दास की कविता, तो अपन क्या कहेंगे, जैसे ये स्टंजा है तो कौन सी कविता से लिया गया है, ये माय मदर एट 66 से लिया गया है। तो देखो मैं इसको लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये लाइन कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ से इसके नीचे से यहाँ से शुरू करूँगा और लिखूंगा दीज लाइन्स। क्या लिखूंगा भाई, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोइम का नाम। इसके बाद में क्या कर दूंगा भाई, पोइम फ्रॉम द पोइम, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और कॉमा में लिख दूंगा माय मदर एट 66, माय मदर एट 66, ये मैं यहाँ पे कर दूंगा भाई। अब यहाँ पे अपने पास से इट वॉज कंपोज्ड, ये और लिखेंगे लाइन, क्योंकि कवि का भी तो नाम लिखना है। तो इट वॉज कंपोज्ड बाय अ फेमस पोइट, या जो भी अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट कमला दास लिख दो, कमला दास। ये आपका संदर्भ है, ये देख लो, संदर्भ में कविता का नाम जिससे वह स्टंजा लिया गया है और वह कवि का नाम। तो देखो दीज लाइन्स, अब यहाँ पे दिस स्टंजा भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे दिस स्टंजा करेंगे अपने पास, जैसे मैं यहाँ पे दिस स्टंजा करूँगा तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे दिस स्टंजा मैंने ये कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर आपको हैज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लाइंस तो बहुवचन है तो मैंने हैव कर दिया। यहाँ पे दिस स्टंजा है, स्टंजा एक वचन है तो हैज कर दिया। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको अब मान के चलिए आपके पास कविता है, वो अपने ये आ गई कि आपके पास ये नहीं आई, माय मदर एट 66 नहीं आई है, क्योंकि आगे मैं नहीं समझाऊंगा भाई, आगे आपको केवल मैं व्याख्या डायरेक्ट करवाऊंगा। अब एक बात बताओ मुझे, मान के चलिए अगली पोएम अपनी कीपिंग क्वाइट, और उसका स्टंजा आ गया है ना, उसका स्टंजा आ गया, तो उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, रेफरेंस कैसे लिखेंगे, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट, इट वॉज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। बस इतना सही तो काम है। तो संदर्भ में अब मैं आपको कुछ नहीं समझाने वाला। अच्छा, इसके बाद में बात कर लेते हैं, इसके बाद में बात करें तो क्या लिखा हो जाएगा, इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा क्या है भाई, देख लेते हैं। हाँ, क्या रेफरेंस, हाँ, तो रेफरेंस के बाद में आप क्या लिखोगे, इसके बाद में लिखोगे अपने पास कॉन्टेक्स्ट, उसके नीचे क्या लिखोगे भाई, कॉन्टेक्स्ट लिखोगे। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। अब ये प्रसंग में क्या लिखा जाता है सर, तो प्रसंग में मैं बता देता हूँ, जिस कविता से वो लिया गया है, जो स्टंजा, चाहे वो किसी से भी लिया गया, माय मदर एट 66 हो सकती है, कीपिंग क्वाइट हो सकती है, आंट जेनिफर हो सकती है, कोई भी एक अपने पास हो सकता है। तो प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, तो प्रसंग में मैं बता देता हूँ आपके पास, प्रसंग में उस कविता का थोड़ा सा सारांश लिखा जाता है। प्रसंग में उस कविता का सारांश लिखा जाता है, जिससे वह स्टंजा लिया गया है, स्टंजा लिया गया है। ये इतनी सी बात अब आपके समझ में आ जाएगी। अब मैं एक बात बताऊं,
ये जो कविता अपन पढ़े हैं, ये जो कविता पढ़े हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है, क्या प्रसंग बनता है, इसमें ये प्रसंग बनता है। देखो कई जगह ये बताया जाएगा कि आपके पास उस स्टंजा में क्या कहा गया है। अगर अपन स्टंजा वाला अगर यहाँ पे लिख देंगे तो व्याख्या में क्या करोगे, व्याख्या में क्या करोगे भाई। अब इसके बाद में ये मैं बता देता हूँ कि इस कविता में कवित्री है वो अपनी माँ के बारे में, अपनी माँ का जो चित्रण है वो करती है और वो दुख व्यक्त करती है कि अब उसकी मम्मी है वो वृद्ध हो गई है। तो ये सारांश अपन यहाँ पे लिखेंगे, जो मैंने लिख रखा है, तो इसमें मैं यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, इसके बाद में आपको करनी होती है एक्सप्लेनेशन। क्या करनी होती है भाई, इसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। और ये देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको भी अंडरलाइन करनी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखते हैं, व्याख्या में जो स्टंजा आपके पास आया है उसका सारांश लिखना होता है, उसका भावार्थ आपको इंग्लिश में लिखना होता है। सर इंग्लिश में लिख देंगे, मैं बता देता हूँ देखो कैसे। तो वो आपको यहाँ से शुरू करना है, जहाँ से यहाँ पे स्टंजा का सारांश। मैं यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या लिखेंगे, स्टंजा का सारांश लिखेंगे, स्टंजा का भावार्थ बता देता हूँ मैं, ये लो, बस इतना सा करेंगे। अब ये मान के चलो ये आपका प्रसंग भी होगा, ये व्याख्या अपने एक्सप्लेनेशन होगी। इसके नीचे आपको क्या करना है, फिर ये मान के चलिए आपका जो ये क्या है व्याख्या आपके पास यहाँ तक हो गई भी, यहाँ तक। इसके नीचे अपन लिखेंगे क्रिटिकल नोट। क्या लिखेंगे भाई, क्रिटिकल नोट, ये भी जरूरी है। और क्रिटिकल नोट में आपको पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे आपके पास जो एक्सप्लेनेशन है वो खत्म हो जाती है, तब जाके आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। क्या, सबसे पहले आपको उस स्टंजा के शुरू के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द डॉट करते हुए उस लाइन में लिखने हैं। इसके बाद में आपको उस लाइन से नीचे रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस में यहाँ से शुरू करेंगे, वो मैं अभी बता देता हूँ। इसके नीचे बाद में अपन जैसे अपने बता दिया भाई, अब ये जो रेफरेंस है आपको हर इस मान के चलिए इस कविता से ये ड्राइविंग फ्रॉम माई होम है, ये नहीं आया, दूसरा स्टंजा आ गया, तो अपने पास इसका रेफरेंस तो एक ही रहेगा, संदर्भ तो एक ही है ना, दूसरी कोई थोड़ी कविता थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। ये तो याद करना ही करना आप लोगों को, 3 चीज़ें आपको याद करनी है जो मैं बता दूंगा। इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में मैंने बता दिया क्या लिखा जाता है। इसके बाद में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन उस व्याख्या जो स्टंजा है उसके अपन क्या कर देंगे, भावार्थ लिख देंगे अंग्रेजी में। और इसके बाद में आपको क्रिटिकल नोट लिखना है, 2 पॉइंट उसके लिख दो, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 2 पॉइंट मैं तो 2 ही पॉइंट करवाता हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाते हैं, एक्सप्लेनेशन का तरीका हो जाता है। अब देखो अपने पास पहला ही स्टंजा है, अब ये पहला स्टंजा है। अब इसका देखो तरीका मैं बता देता हूँ, देखो मैंने बिल्कुल सेम वही पैटर्न अपना रखा है। 2 शब्द लिए, अंत में गया, सी लुक्ड, पहला स्टंजा कंप्लीट। अब इसमें देखो रेफरेंस में मैंने यहाँ पे लिख रखा है रेफरेंस, और इसके नीचे से देख लो शुरू कर दिया मैंने। अब क्या, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66, दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कमला दास, और मैंने लिख दिया इट वाज कंपोज्ड, इट वाज कंपोज्ड। तो दोनों का मतलब एक ही है ना। कहीं ये देखो सर आपने वहाँ पे तो कंपोज्ड बोल दिया है, तो कोई फर्क नहीं है। दिस पोएम वाज कंपोज्ड बाय कमला दास, ये भी सही है, और इट वाज कंपोज्ड बाय कमला दास है, ये भी सही होता है। अब ये कंफ्यूजन में मत आ जाना। चलिए अब ये अगर आपने कर लिया तो इसके नीचे देखो, इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट में देखो इन दिस पोएम में लिखा है मैंने। अब मोस्टली क्या करते हैं, ये बात मैं अभी समझा देता हूँ। मोस्टली अपने पास यहाँ पे स्टंजा की बात लिखते हैं, जो कि गलत है भाई। प्रसंग में वो अपने पास ये जो स्टंजा है जिस कविता से लिया गया है उस कविता का थोड़ा सा जो सारांश है वो लिखना होता है प्रसंग में। तो आपके पास 2 चीज़ें सेम हो गई। मैं अभी बता देता हूँ, देखो कॉन्टेक्स्ट में क्या, इन दिस पोएम द पोएटिस डिस्क्राइब्स द मोमेंट व्हेन शी गोज टू हिज पेरेंट्स होम, यानी कहने का मतलब है इस कविता में कवित्री उस पल को दर्शाती है जब वो अपने माता पिता के घर जाती है। शी टेल्स अबाउट द जर्नी विच शी हैड विथ हर मदर गोइंग टू एयरपोर्ट। इस कविता में वो अपनी माँ के साथ जब जिस यात्रा पे जाती है, जो कि एयरपोर्ट जाती है, उसके बारे में बताती है। शी आल्सो टेल्स दैट शी फील्स पेन फॉर हर मदर, और वो ये भी बताती है कि वो उसे अपनी माँ के प्रति बड़ा कष्ट हो रहा है। अब ये जो अपने पास दो चीज़ें हो गई है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये आपके पास हमेशा सेम रहेगा इस कविता से, चाहे कोई भी अपने पास स्टंजा आ जाए भाई। 2 स्टंजा है, दोनों में से ऊपर नीचे तोड़ के भी दे सकता है, ऐसा नहीं है बस। लेकिन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट अगर आप लोगों ने सही कर दिया तो मान के चलो गारंटीड है, टीचर है ना वहाँ एक्सप्लेनेशन तक जाएगा ही नहीं, और मेरे वाले में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसी भाषा बनाई है मैंने।
अच्छा, एक्सप्लेनेशन में उस स्टंजा में क्या कहा गया, देखो यहाँ पे तो इन दिस पोइम किया मैंने, यहाँ पे क्या इन दीज लाइन्स द पोइटिस, इन कविताओं में सॉरी मैं गलत बोल गया, इन पंक्तियों में कवियत्री टेल्स बताती है दैट सी इज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट टू कैच ए फ्लाइट विथ हर मदर। इन पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है, कवित्री कहती है कि वो अपने पास एयरपोर्ट जा रही है अपनी माँ के साथ एक फ्लाइट लेने के लिए, यानी फ्लाइट खरीदने के लिए नहीं, जाने के लिए टिकट। शी लुक्स एज एट हर मदर, और वो क्या करती है इस दौरान जो यात्रा थी ना, घर से एयरपोर्ट के बीच की दूरी जो थी उस दौरान वो अपनी मम्मी को देखती है। शी इज डोजिंग ओपन माउथेड, वो क्या कर रही है, वो करे हुए अपने पास उबासी ले रही है, निंद्रा ले रही है खुले मुंह से। हर मदर इज 66 ईयर ओल्ड, उसकी मम्मी के बारे में पता चल गया 66 साल की है। हर मदर्स फेस सेम्स हर एसन लाइक एंड हर फेस सेम्स टू पोइटिस पेल लाइक कॉप्स, यानी कहने का मतलब उसका चेहरा जो है राख की भांति और अपने पास मृत शरीर के चेहरे के जैसा दिखाई देता है। हर मदर हैज बिकम पेल एंड वीक बिकॉज ऑफ द एडवांस स्टेज, और उसकी मम्मी है वो कमज़ोर हो चुकी है, पीली सी वाइट जो कहते हैं ना, पीलापन छा जाना, खून की कमी आ जाना, पेल का मतलब वो होता है, तो वो उम्र की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से ऐसा कमज़ोर दिखाई दे रही है। अब क्रिटिकल नोट में क्या लिखा जाता है वहाँ पे नहीं बताया, तो क्रिटिकल नोट में आप उस कविता के बारे में आप उसकी तारीफ कर सकते हो, लिटरेरी टर्म्स के बारे में लिख सकते हो। तो देखो सेम बता देता हूँ, द पोइटिस ब्यूटीफुली क्या है, पोइटिस ब्यूटीफुली पोर्ट्रेस हर मदर, इस कविता में कवित्री अपनी माँ का चित्रण बहुत ही सुंदरता से करती है। सी यूजेज लिटरेरी टर्म्स एज सिमिली एंड मेटाफर, वो अपने इस कविता में सिमिली और मेटाफर जैसे अलंकारों का प्रयोग भी करती है। अब आपके पास ये मान के चलिए वो दूसरा स्टंजा आ गया, कौन सा, ये स्टंजा आ गया। अब आपको क्या है मैंने बता दिया, अब इसके लिए ना आप दूसरी किताबों में देख लेना, अलग ही तो स्टंजा, अलग ही रेफरेंस अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग करवा रखे हैं, डिफरेंट तरीके से करवा रखे, मैं एक ही बताता हूँ। अब अगर वो स्टंजा आ जाए तो भी आपको यही लिखना है, यही लिखना है और यही लिखना है। चेंज क्या करना है, चेंज आपको बस ये करना है। तो इतनी बात अगर आप लोगों ने समझ ली है मेरी, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने आप लोग है ना बिल्कुल कर लोगे। अब आया बात, कुछ आया समझ में, हाँ। अब ये आगे वाला जो अपने पास क्या बट सून वाला स्टंजा है वो भी मैंने यहाँ पे करवा दिया भाई, और एंड स्माइल वाला जो अपने पास लास्ट के दो शब्द लिख दिए। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा सर, तो रेफरेंस में आपको लिखना है दीज लाइन्स हाउ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द माई मदर एट 66, इट वॉज कंपोज्ड बाई कमला दास, या दिस पोइम वाज कंपोज्ड बाई कमला दास, कंप्लीट। कॉन्टेक्स्ट में भी वही सेम लिखा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि अपने पास कविता भी वही है, कवित्री भी वही है और पोइम का सारांश भी वही है, तो दोनों चीज़ सेम हो गई। एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि स्टंजा दूसरा आ गया। तो इस स्टंजा में वो क्या कहती है, इन दिस लाइन द पोएटिस सेज दैट आफ्टर फीलिंग सो पेनफुल अबाउट हर मदर, इस स्टंजा में इन पंक्तियों में क्या कहती है कवित्री कि जब वो कष्टपूर्ण अपनी माँ के बारे में सोच रही थी तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में वो क्या करती है, सी ट्राइज टू डाइवर्ट हर माइंड, वो अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहती है। मैंने बताया था आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं हो आप लोग। जब तक मेरी बात सुनोगे नहीं तब तक ये सिर के ऊपर से जैसे अपने पास जाते हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग कहा कर है, बोले कि भेड़ का सिर पर से जहाँ सींग गया ना, वह थारा पढ़ाई ऊपर से जाएगी अगर सुने नहीं तो। अच्छा, इसके बाद वो कोशिश करते कि अपने दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करे। सी लुक्स आउटसाइड द विंडो एंड लुक्स द यंग ट्रीज रसिंग। हर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जब वो बाहर खिड़की से देखती है तो जो छोटे पौधे हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। प्रश्न आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बड़ा मान के चले ना, मैं अभी लिखवा दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगली बार आने वाला। तो ये अपने पास क्यों है, इससे क्या, इसका क्या भावार्थ है पेड़ पौधे भागने का। इसके बाद वेन क्या हो गया, हाँ वो जब अपने, और उसके बाद क्या देखते हैं, सी आल्सो सीज द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउटसाइड देयर होम्स, और बाद में वो ये भी देखती है कि जो खुश बच्चे हैं, खुश मिजाज बच्चे, बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हैं, वो बाहर भागते हुए दिखाई देते हैं बिल्कुल हंसी खुशी के साथ। When she reaches at airport, she again looks at her mother's face. जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है फिर वापस अपनी मम्मी का चेहरा देखती है। हर फेस seems like
द लेट विंटर्स मून, उसे फिर वह चेहरा बिल्कुल उस लेट विंटर्स यानी सर्दियों के बाद का जो चंद्रमा होता है धुंधला दिखाई देता है, चमक चली जाती है चंद्रमा की, वैसा दिखाई देता है। सी फियर्स दैट हर मदर विल नॉट सर्वाइव मोर, वो ये भी सोचती है कि उसकी मम्मी अब ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक उम्र होती है जब जाके बच्चों के मन में याद आता है कि अब अपने माता पिता है वो ज़्यादा सर्वाइव मतलब जिंदा नहीं रह पाएंगे। इट वॉज द सेम फियर दैट शी हैड इन हर चाइल्डहुड, और ये वही डर था जो बच्चे बचपन में महसूस करते हैं। तो कवयित्री को बचपन में जो डर आता था ना कि वो अपनी माँ को ना खो देवे, वही डर अपने पास अब लग रहा था उसे। एंड एट लास्ट शी द पोएटिस प्रोमिसेस टू मीट हर सून एंड स्माइल्स, और फिर अंत में वो अपनी माँ से वादा करती है कि वो उसे जल्द ही मिलेगी और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और क्रिटिकल नोट में भी मैंने सेम चीज़ लिखी है, इसका मतलब आपके पास सेम हो गई, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया और ये सेम हो गया, तो याद तो बस यही करना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे से पढ़ोगे तो हमेशा बिल्कुल ऐसे सीखोगे जैसे कोई मक्खन सीख रहे हो ना, बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा मैं। चलिए इसको अलग कर देते हैं। इसके बाद में ये अपने स्टैंजार्ड्स कंप्लीट हो गए, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चंस ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एक दैट द पोएटिस फील्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो किस प्रकार का दुख कष्ट महसूस करती है कवयित्री, तो देखो, लुकिंग एट हर द पेल एंड द कॉप्स लाइक ओसन फेस ऑफ हर ओल्ड मदर, अपनी यानी बिल्कुल मृत शरीर के जैसा राख के भांति चेहरा देखती है अपनी मम्मी का, वृद्ध मम्मी का। द पोइट फेल्ट डीप पेन एंड हर हार्ट एक्ट, वो बिल्कुल कष्ट दुख महसूस करती है, उसका हृदय बैठ जाता है। शी हैड बीन फेमिलियर विथ दैट पेन सिंस हर चाइल्डहुड विच वाज कॉज्ड बाय द फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर, और ये वही डर है जो उसे बचपन में सताया करता था, बिल्कुल वैसा ही डर उसे अब महसूस होने लगता है जब वो अपनी माँ को देखती है। ये रहा वो प्रश्न जिसके बारे में, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, ये देख लेना भाई, ये पक्का प्रश्न आएगा। अगर इस कविता से प्रश्न आएगा तो वो यही आएगा, लिख लेना इसको। The young trees are described as the sprinting because the poet and her mother was driving in car, इसको दौड़ते हुए दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि वो कार में चल रहे हैं। The sprinting of the trees symbolizes, अब ये जो भागते हुए वृक्ष है ना, ये सिम्बलाइज है भाई, ये प्रतीक कर देते हैं, ये प्रतीक छोटा नहीं बड़ा आएगा शायद, हाँ, ये प्रतीक है भाई किस चीज़ का, द रेपिडली पासिंग ईयर ऑफ ह्यूमन्स लाइफ, ये प्रतीक अपने पास मनुष्य के जीवन का जो समय भागता जा रहा है, वर्ष भागते जा रहे हैं उसका। एंड लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू डे ओल्ड एज, और कहाँ, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक का जो समय जिस प्रकार से भाग रहा है, इसीलिए उन जो यंग ट्रीज है उनको स्प्रिंटिंग के रूप में दिखाया गया है, भागते हुए दौड़ते हुए दिखाया गया है। ये दोनों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। इसके बाद वाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, ये बढ़िया 3 नंबर का अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा। कवयित्री अपने मन में वो जो खुश बच्चे थे उनकी प्रतीकात्मकता क्यों बनाती है, उनकी इमेज, उनकी कल्पना अपने दिमाग में क्यों लेके आती है, तो देखो, व्हेन द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट शी वाज डीपली पेन्ड टू सी हर ओल्ड मदर डोजिंग ओपन माउथेड सिटिंग बिसाइड हर, जब वो अपनी मम्मी के साथ एक कार में बैठ के एयरपोर्ट जा रही थी तो अपनी माँ को खुले मुंह से बासी सोते हुए देखकर उसको थोड़ा कष्ट महसूस होता है। हर फेस वाज पेल एंड ग्रेइश लाइक दैट ऑफ द कॉप्स, और उसकी मम्मी का जो चेहरा वो पीला और ग्रेइश का मतलब तो भूरे रंग का, जैसे कि अपने पास मृत शरीर का होता है वैसा दिखाई देता है। टू पुट दैट थॉट अवे, और ये विचार दिमाग से निकालने के लिए द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, फिर वो अपने मन में वो बच्चों की कल्पना लेके आती है ताकि वो दुखी भाव है उसको भुला सके, उसको ध्यान भटका सके। दीज चिल्ड्रन वर इन द शार्प कॉन्ट्रास्ट टू हर पेल एंड सिक मदर, और ये जो बच्चे हैं उसकी मम्मी के विरोधाभास में दर्शाए गए हैं कि वो जो बचपन है वो अपनी उसकी मम्मी का तो चला गया है, वो वृद्ध है और वो तेज है, यानी ये तो मम्मी तो है वो अब अपने पास क्या है, बीमार हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, वृद्ध हो चुकी है, जबकि जो बच्चे हैं वो उसके विरोधाभास में वो अभी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अभी भी वो खुश है, उनमें भी उत्साह है। वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, ये प्रश्न वही है जो आने की संभावना है भाई अब की बार, लेट विंटर्स मून से क्यों तुलना की गई है,
तो इसका कारण है द पोइट कंपेयर्ड हर मदर ओल्ड मदर्स पेल एंड विदर्ड फेस विथ द विंटर्स मून बिकॉज द मून इन द विंटर सीजन इज वेल्ड बाय द मिस्ट एंड फोग एंड सो इट सेम्स टू लॉस इट्स ब्राइटनेस। बिल्कुल वैसे ही है, सर्दियों के बाद में जब यानी अर्धरात्रि में जब अपने पास धुंध छा जाती है तो चंद्रमा है वो ढक जाता है, धुंधला सा हो जाता है, वैसे ही उसकी मम्मी का चेहरा दिखाई दिया गया है। हर मदर्स फेस इज आल्सो लाइक ए विंट्री मून विदाउट ग्लो एंड द ब्राइटनेस। उसकी मम्मी का चेहरा भी बिना चमक के और बिना अपने ग्लो और ब्राइटनेस दोनों सेम समानार्थक शब्द होते हैं भाई, ऐसे दिखाई देता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा। अब इसके बाद में आता है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोइट एंड हर मदर हर स्माइल सिग्निफाई। ये भी ठीक लगता है प्रश्न। क्या है ये उसके पार्टिंग शब्द सी यू सुनम्मा, और अपने पास क्या है हर स्माइल, उसकी जो मुस्कान है वो क्या सिग्निफाई करती है, क्या संकेत देती है। तो देखो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटिस एंड हर स्माइल सिग्निफाई हर पेन एंड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। यानी ये दोनों चीज़ें उसके कष्ट का और उसके अपनी मम्मी को खोने का भय दिखाती है भाई। इसके बाद में शी ट्राइज टू पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट ऑफ बाय हाइडिंग दिस फियर बिहाइंड ए स्माइल। और वो मुस्कुरा करके अपने मन का जो डर है ना वो अपने पास छुपाना चाहती है ताकि उसकी मम्मी दुखी ना हो जाए। ऑल शी कैन से टू हर मदर बिफोर शी लिव्स इज सी यू सुन अम्मा। और जो कुछ वो कर सकती थी वो ये कह सकती थी कि सी यू सुन अम्मा, जल्दी मिलूंगी। शी इज अवेयर ऑफ हर मदर एजिंग, वो अपनी मम्मी की बढ़ती उम्र के बारे में जानती है। येट होप्स दैट शी लिव्स ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, फिर भी वो आशा करते हैं कि उसकी मम्मी थोड़ा और लंबे समय तक जिए। अब ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, देखने हैं। देखो व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम। आपको प्रत्येक पोइम, 5 पोइम है, 5 पोइम जो है ना, एवरी पोइम की जो थीम है मैं आगे बता दूंगा भाई, इसी में क्यों प्रत्येक पोइम की थीम याद करनी है पक्के से। देखो द थीम ऑफ द पोइम इज एजिंग, यानी इसकी जो मुख्य विशेषता वो यही है कि इसमें एज दिखाया गया, लव एंड फियर ऑफ लॉस विच इज द लॉ ऑफ नेचर। इसमें दिखाया गया है कि जो पोइम है इसमें उम्र कैसे बढ़ रही है, इसमें प्रेम जो है वो दर्शाया गया है, और प्रेम करने के बाद में उसके खोने का जो डर है माँ बाप को वो भी दिखाया गया है। इट आल्सो डिपिक्ट्स द हेल्पलेसनेस और एस्पिरेशंस ऑफ द यंग जनरेशंस। और ये अपने पास ये भी चित्रित करता है कि जो अपने पास जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से असहाय है और किस प्रकार से वो एस्पिरेशंस यानी मन में किस प्रकार से भावनाएं उत्साह रखती है। इसके बाद में अभिलाषाएं रखती है भाई। इसके बाद में क्या होता है, हाँ, इट पोर्ट्रेस द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड हाउ एवरीबडी ग्रोज ओल्ड एंड फेसेस वेरियस सिचुएशन दैट लाइफ थ्रोज एट देम। और ये भी दिखाती है कि जीवन है वो किस प्रकार से जीवन है वो चलता रहता है, मनुष्य किस प्रकार से बदलता रहता है, और जो प्रकृति है उन पे अपनी छाप कैसे छोड़ती है, यानी विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य का चेहरा कैसा दिखाई देता है। एज द पोइटिस फील्स दैट हर मदर में पास अवे एंड लीव हर अलोन। और जैसे कि अपने पास कवित्री है उसके मन में भय आता है कि उसकी मम्मी है वो चली जाएगी और उसे अकेला छोड़ देगी। तो ये हो जाता है आपके पास थीम जो है कविता की। अच्छा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। थीम और सेंट्रल आइडिया दोनों लगभग सेम होते हैं, तो ये देख लेना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये नहीं समझा रहा। राइट ए शॉर्ट समरी हो, ये प्रश्न आया हुआ है भाई, ये प्रश्न आ चुका है तो शायद अब की बार संभावना कमी है, लेकिन इसकी शॉर्ट समरी लिखें तो मैंने पूरा भावार्थ आप लोगों को समझा दिया भाई। तो समरी का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और मुझे नहीं लगता अब कुछ और बताने की आवश्यकता है मुझे, ये आप अब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे आपकी जो कविता है वो कंप्लीट हो जाती है भाई। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी है। अब ये चाहे किसी भी बोर्ड से हो, इस कविता में किसी भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ने वाले हो अगर आप लोगों ने ये ध्यान से सुन लिया है तो। यानी कहने का मतलब चाहे वो अपने पास आरबीसी हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, सभी में इससे इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछे जाना है। आप कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।